श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के लापरवाह शासन व बेपरवाह प्रशासन ने देश के करोड़ों किसानों को यूरिया खाद के भयंकर संकट को झेलने पर मजबूर कर दिया। रबी की फसल के पिछले 5 महीने में पूरे देश में यूरिया खाद की कालाबाजारी, पुलिस द्वारा किसानों पर जगह जगह लाठीचार्ज, यूरिया के भंडारों को भीड़ द्वारा लूटे जाना और छूती सर्दी में पुलिस थानों के अंदर यूरिया का वितरण होना आए दिन की खबर और अखबार की सुर्खियां बन गया है। एक तरफ किसान जहां पिस रहा है, वहां सियासी छलावे और राजनीतिक जुमलों वाली मोदी सरकार कुंभकर्णी नींद सोए पड़ी है। अब यह भी स्पष्ट है कि मानव निर्मित यूरिया खाद संकट इस देश में 2 कारणों से पैदा हुआ। पहला, देश की सरकार के द्वारा रबी की फसल की बुआई के समय जब सबसे ज्यादा यूरिया खाद की आवश्यकता थी, जून से अक्टूबर 2014 के बीच, उस समय मात्र 11.37 लाख टन यूरिया का आयात कर पाना, जो कि इससे पिछले साल यानी 2013 के यूरिया आयात जो 43.82 लाख टन था, उसका मात्र 1/3 था। और दूसरा कारण, देश की सरकार के द्वारा स्थानीय यानी कि भारत में स्थित यूरिया उत्पादकों को 30,000 करोड़ रुपए की यूरिया सब्सिडी का भुगतान ना कर पाना, यानी कि कुल सालाना यूरिया सब्सिडी के 95% यूरिया सब्सिडी में डिफॉल्ट भारत सरकार के द्वारा कर जाना और नतीजतन कई यूरिया उद्योगों का बंद हो जाना। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी और भाजपा को याद दिलाना चाहते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब वो सत्तासीन हुए तो उनके 2 सबसे बड़े वायदों में से एक, अगर हम काले धन की वापसी को छोड़ दें, तो दूसरा सबसे बड़ा वायदा देश के किसानों को उनकी लागत जमा 50% मुनाफा देकर फसलों की उचित कीमत देना और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना था। मोदी जी ने इसे राजनीतिक जुमला समझकर अपने वायदों की रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और नतीजा ये है कि पिछले 9 महीने में कृषि उत्पादों में अप्रत्याशित गिरावट आई है। बासमती चावल जो साल 2013-14 में 6,000 से 6500 रुपया क्विंटल बिक रहा था, इस 6,000 से 6500 रुपया हमने इसकी प्रेस विज्ञप्ति बनाई है, शायद मोदी आपको दे दें। वो गिरकर 2014-15 में मात्र 3200 से 3300 रुपए क्विंटल रह गया है। चावल की जो फाइन वेराइटीज हैं 1121 और 1509, जिनका निर्यात बासमती की तरह ही होता है, ये पहले वाला बासमती का था जो 6,6500 से घटकर 3200 से 3300 रुपए हो गया है। दूसरा है बासमती जैसी 2 वैरायटीज 1121 और 1509 चावल की,
जो 4,400 से 4,800 रुपया क्विंटल 2013-14 में थी, वो इस वर्ष गिरकर उनकी कीमत मात्र 2,200 से 2,400 रुपया क्विंटल हो गई। कपास की फसल जो 2013-14 में बाजार में 5300 से 5500 रुपया क्विंटल बिकती थी, इस साल उसकी कीमत एमएसपी से भी कम होकर 3,800 से 4,000 रुपया रह गई है। और जले पर नमक छिड़कते हुए मोदी जी ने जबरन किसान के हकों पर कुठाराघात करते हुए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जारी कर दिया। कृषि क्षेत्र के कुप्रबंधन का सबसे व्यापक उदाहरण इस साल गेहूं, चावल और मक्की के निर्यात में 29% गिरावट है 2014-15 में, जो 135 लाख टन के बराबर है। और खेती की जोत 33.22 लाख हेक्टेयर 2014-15 में पिछले साल के मुकाबले में कम हो गई। ये सारी बातें दर्शाती हैं कि 10 साल के कांग्रेस के शासन के बाद पहली बार मोदी शासन में, भाजपा शासन में 2014-15 में कृषि क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि नजर आने वाली है। Friends, very briefly, if I may also point out another issue. We are stunned by the latest news reports from Prime Minister's office suggesting that the cabinet agenda along with annexures, which often, as we all know, runs into hundreds of pages, shall hereinafter be handed over to the Union Cabinet Ministers on the Kindle device at the time when they enter the cabinet meetings, in order to ensure that there is no leakage of information, quote unquote, as the Prime Minister's office is quoted to say. As also such Kindle devices will be suitably protected so that even during cabinet meetings, the data thereupon cannot be downloaded through a USB port or through the Bluetooth technology. Prime Minister's office, it appears, has passed a no confidence vote in the Union Cabinet. While unilateralism and autocracy, the two catchwords which have been hallmarks of the functioning of the Honorable Prime Minister, latest decision, if correct, is a clear affront to the constitutional scheme of applying collective wisdom of the Union Cabinet to issues of policy and legislation. We ask Honorable Prime Minister and Prime Minister's office to answer 5 fundamental questions to the nation. Firstly, what happens to the constitutional scheme and constitutional principles of Union Cabinet's application of collective wisdom to the issues of policy and legislation? Secondly, why does the Prime Minister not trust his cabinet? What is the reason for this sudden no confidence vote in the Union Cabinet?
Is it because some cabinet colleagues are raising their voice against a spate of issues being bulldozed through ordinances without discussion? Or is it Mr. Modi's fear of being pointed the obvious? Dialogue, discussion, and democratic functioning being absent, completely absent in his apparatus. Thirdly, how can a Union Cabinet Minister receiving agenda and annexures in the meeting itself express opinion or share his wisdom on crucial policy and legislative measures? Fourthly, Prime Minister and PMO must answer, when bureaucrats and officials of the Cabinet Secretariat, when bureaucrats and officials of the Prime Minister's office, when bureaucrats and officials of the concerned ministry, and when the bureaucrats and officials of any connected line ministry will have access to those cabinet agenda notes in advance, why can't the members of Union Cabinet not be trusted with the same? Fifthly, this is the fifth question. If Prime Minister feels that members of his cabinet are leaking confidential information to the media, why does the Prime Minister not remove such cabinet ministers instead of making the process autocratic and restrictive? And does the Prime Minister's office not know that once, this is part of the fifth question, that once a decision is taken on cabinet agenda, then such agenda notes can be assessed by any person through RTI other than specialized cases of defense and foreign policy? Then why is this prevailing lack of faith in the entire Union Cabinet on part of the Prime Minister and Prime Minister's office? These are some important questions that the Honorable Prime Minister and Prime Minister's office must answer.